स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। दोस्तों, आज हम सभी लोग अनसॉल्व्ड हल कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत आज हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में 2024 में आए हुए प्रश्नों के अंतर्गत हम लोग पहला सेट HV हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न लिखा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही हल शून्यक या मूल आएंगे। तो ये 3 घात का बहुपद है। तो 3 घात वाले इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 घात वाले इक्वेशनों के हमारे जो शून्यक या हल आएंगे वे कितने आ जाएंगे? 3। तो हमारा जो पहला वाला प्रश्न दिया गया है उस पहले वाले प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। सेकंड वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम? 140 के पहले हम बाहर फैक्टर कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, जब इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर आए तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है, विभाज्यता नियम, कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 से इसको काट देते हैं। 2 सत्ते 14 और 0, 2 तिहाई 6, 1, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकन्नम 7। यहाँ 2 बार है, 5 एक बार है और 7 एक बार है। तो अगर हम बात करें कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे तो 2 पावर 2 टाइम्स है 5 × 7। विकल्प के हिसाब से देखेंगे तो हमारा इस प्रश्न में सी विकल्प, वहां पर बस आपको केवल OMR शीट रहेगी तो उस पर आपको इसे काला कर देना है गोले को। आप इसे रफ में करके उसका आंसर वहां पे डायरेक्टली ब्लैक कर देंगे गोले को। तीसरा नंबर प्रश्न आते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि भाज्य कामाभाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो ये तो आप सूत्र की तरह याद कर लेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। यानी तीसरे वाले प्रश्न में आप सी विकल्प को टिक कर देंगे। बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। अब हल में जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं वो x और y की वैल्यू के रूप में नहीं दिए हैं। हमें अद्वितीय, अपरिमित, 2 उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार के ऑप्शन है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जो 2 रैखिक समीकरणों के युग्म की कंडीशन को पढ़ रखे हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हो कि कंडीशन क्या है। अगर a1/a2 जो हमारा पहले वाले इक्वेशन से निकलता है, x का मल्टीपल a1 कह सकते हैं, y का मल्टीपल b1 कह सकते हैं और ये कांस्टेंट वाला c1 है हमारे लिए। दूसरे इक्वेशन में x का मल्टीपल a2, ये वाला आपके पास b2 और ये वाला c2। तो अगर हमारे पास a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल नहीं आता है बेटा, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल नहीं आएगा तो जो ये हमारी दोनों रेखाएं होंगी वे एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। और जब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उसके जो हल होंगे वो एक हल आएंगे। यानी x का एक मान, y का एक मान कोई आएगा, अर्थात हमारे हल अद्वितीय होंगे इस दशा में। कब? इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? अगर हमारा a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल है और c1/c2 के भी इक्वल है। आपके जो पहले इक्वेशन का a1 b1 c1, दूसरे इक्वेशन का a2 b2 c2 अगर इस तरह किया जाए और तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तब हमारी जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। यानी एक ये रेखा तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर होगी। और इस दशा में जो हमारे पास हल की हम बात करते हैं तो वे हल कैसे होते हैं? अनंत हल होते हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस तरह समपाती होंगी तो हलों की संख्या निश्चित नहीं, अर्थात अनंत हल बोलना है आपको। इस दशा में आप परिमित रूप से अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हल बोल दीजिएगा। तीसरी कंडीशन, अंतिम कंडीशन होती है कि अगर a1/a2 का मान b1/b2 के इक्वल है लेकिन बेटा c1/c2 के इक्वल नहीं है,
तो इस दशा में जो हमारी रेखाएं होती हैं वे पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होंगी तो इस दशा में आप समझिएगा कि उसमें कोई हल नहीं होगा। जब रेखाओं का कोई हल नहीं होता है तो उसको आप बोल देंगे कि उसका समीकरण का युग्म असंगत है। और जब रेखाओं का हल होगा, चाहे वो अपरिमित हो और चाहे अद्वितीय हो, तो उसे आपको बोलना है संगत। तो अगर इस वाले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं, अगर इतना समझ गए हैं तो इसमें जितने भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे वो हो जाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू कितना है बेटा, x का मल्टीपल 1 है, उधर वाले में x का मल्टीपल -3 है, तो a1/a2 तो 1/-3 या -1/3 आ जाएगा। अगर हम b1/b2 की वैल्यू को चेक करते हैं तो b1 की वैल्यू यहाँ 2 दिया है और b2 की वैल्यू -6 दिया है, तो इसकी भी वैल्यू -1/3 के इक्वल आ जाएगी। अगर हम c1/c2 की वैल्यू को चेक करते हैं तो ये 5 और ये 1, 5/1 जिसे आप 5 भी कह सकते हो। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के इक्वल है, लेकिन बेटा c1/c2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है। यानी ये जो अभी हमने आपको बताया है उसकी तीसरी कंडीशन से आपका ये मैच कर रहा है। जब ये तीसरी कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि इस दशा में कोई हल नहीं होगा। लेकिन आपको ऑप्शन में देखने को ये नहीं मिलेगा, कोई हल वाला नहीं दिया है, तो इसका मतलब होगा कि इस प्रश्न में आप डी विकल्प को सही मानेंगे। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं, 5 नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5वां प्रश्न लिखा है समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सारवंतर होगा। समांतर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ रखी है। किसी श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे आप a से डिनोट करते हैं, -5 दिया गया है। सारवंतर निकालने से T1 भी कहते हैं, A1 भी कहते हैं। सारवंतर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि किसी पद को आप पूर्व पद से घटा देंगे तो आपको सारवंतर मिल जाएगा। तो अगर हम सारवंतर D निकालना चाहें तो यहाँ से ये सेकंड पद हम ले लेते हैं, -1 है, उसके पूर्व वाले को आप घटाएंगे, घटाने के लिए आपने माइनस लगाया, लेकिन पहला वाला नंबर भी माइनस में है, तो ऐसे आप माइनस कर सकते हो। इन्हें आप वहाँ जितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये वाला -1, ये वाला +5 यानी 4 आ गया। आपके सारवंतर का मान 4 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसमें 6 नंबर की हम बात करते हैं। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0 का हमसे विविक्त कर पूछ रहा है। तो विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, d = b² - 4ac। तो ये विविक्त कर d, उसके लिए सिंबल यूज हुआ है। केवल विविक्त कर पूछा, डायरेक्ट वहां पर आप क्वेश्चन देखते ही साथ उसको टिक कर दीजिएगा। इसमें फिलहाल सी ऑप्शन सही आएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर के 6 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हमारे 7 नंबर प्रश्न पर क्या लिखा है, 7 नंबर प्रश्न ये दिया गया है कि दो बिंदुओं 2,3, 4,1 के बीच की हमसे दूरी पूछ रहा है। ये 2 बिंदु हैं, तो डायरेक्टली फार्मूले पर काम कर लेते हैं कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब आपको 2 बिंदु दिए गए हों और उनके अगर बीच की बेटा दूरी पूछता है तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है 2 बिंदुओं के, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे आप चाहे चेंज भी कर सकते हैं ना, इसमें x1 - x2 और प्लस y1 - y2 का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके पास जो पहला नंबर दिया गया है वो पहला नंबर आप देख पा रहे होंगे 2,3 दिया और दूसरा नंबर 4,1। तो इस वाले निर्देशांक से पहला x1 y1 और दूसरा x2 y2। x1 का मान 2, y1 का मान 3 है। x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 4 और y2 का मान 1। तो बस इसे अपने फार्मूले में पुटअप कर देते और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। x2 की वैल्यू 4 दिया गया है, x1 की वैल्यू 2 दिया गया है,
y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 3 दिया गया है। अगर बेटा हम 4 से 2 घटा देंगे तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 से 3 घटा देंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस के 2 बार मल्टीप्लाई 4 और ये 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकाल लेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2, इसका पेयर बन करके ये बाहर आएगा तो 2√2। तो अगर 7 नंबर पर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन आएगा 2√2 वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य हो जाएगा। इसमें दूरी का आपको फार्मूले सीधे याद कर लेना है तो आपका काम चल जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आगे 8 नंबर की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 नंबर हमारा प्रश्न लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। द्विघात समीकरण की आप कंडीशन जानते हैं, अगर आपके पास विविक्तकर का मान d जो होता है बेटा ग्रेटर देन या 0 से बड़ा होता है तो हमारे मूल वास्तविक होंगे, लेकिन वे कैसे होंगे? द्विघात में असमान होंगे, यानी अलग अलग आएंगे। और अगर d का मान केवल 0 के इक्वल आया है तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक तो आएंगे लेकिन बराबर या समान आएंगे। और तीसरी कंडीशन आप सभी साथी जानते हैं कि अगर d का मान लेस देन 0 है तो हमारे मूल काल्पनिक होंगे, यानी इस दशाओं में अंडर रूट के अंदर वैल्यू जो है नेगेटिव आती है। d लेस देन 0 काल्पनिक मूल आएगा। आप क्या करते हैं, अब आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है उसने कहा द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर या समान होने की कंडीशन आप अप्लाई कर दीजिएगा। लिख देते हैं कि मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है? मूल बराबर होने के लिए, तो मूल बराबर होने के लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर वो 0 के इक्वल होना चाहिए, और विविक्तकर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें अगर हम लोग वैल्यू को देखें तो कितना है, b a और से नाम आया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो मानक समीकरण से तुलना करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 3 है a है, x का मल्टीपल -12 है b, और कांस्टेंट जो c है उसकी जगह पर m है। तो यहाँ a की वैल्यू कितना दिया गया है 3, b की वैल्यू कितना है -12 और c की वैल्यू कितना है m। आइएगा यहाँ पुटअप कर दिया जाए, -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c की वैल्यू m इक्वल टू 0। माइनस के 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 144 पॉजिटिव का, और ये 4 3 12m, आप 12m को उधर कर सकते हैं। अब आप 144 और आपका जो 12 है वो दोनों नंबर हैं तो एक तरफ कर दीजिएगा, m बराबर 12। अगर हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो m की उसने वैल्यू पूछा वो कितना आ चुकी है 12 का मतलब हमारा इसमें जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन नंबर डी सत्य है। तो ये आपका 8वां प्रश्न था। बात करेंगे जरा हम लोग 9 नंबर प्रश्न की, ये 9 नंबर है। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a है। अगर समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, सभी भुजाएं बराबर। उसने कह दिया है कि 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो डाला गया लंब होता है उसका नाम है शीर्ष लंब। तो एक ट्रायंगल बनाया, उसके रिजल्ट वैसे सीधा याद कर सकते हैं, बाकी प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। ABC आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा भी 2a है, ये वाली भी भुजा 2a है और ये वाली। प्रत्येक शीर्ष लंब, एक की बात कर ले तो तीनों के साइड इक्वल है तो उनके शीर्ष लंब भी इक्वल ही होंगे। तो ये वाला शीर्ष है, यहाँ से सम्मुख वाली भुजा पर आप लंब डाल दीजिएगा। मान देते हैं कि AL हमारा शीर्ष लंब है, इसकी लंबाई बतानी है। करना क्या होगा, ये वाला आपके पास 90 है, 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो आपके लिए कर्ण का काम करेगी। हमें कर्ण पता है और बेसिकली ये बेस जो है आधार आपको पता है। समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है, विशेषता ये होती है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है वही लंब ही मध्य बिंदु होता है। ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए मैं कह रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब ही उसका मध्य बिंदु है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि पूरा BC हमारा 2a है,
तो केवल Cl की बात करेंगे तो उसका आधा a हो जाएगा। अब किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजाएं पता हैं तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय के सहारे वो तीसरी साइड बेटा हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दिया जाए। क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण की बात करते हैं तो 90 के सामने 2a का वर्ग है, आधार की बात करते हैं तो a का वर्ग है, और लंब मान लेते हैं वही जो शीर्षलंब हमें निकालना है। 2a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर, a स्क्वायर हमारी ओर आएगा माइनस, और ये al स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा al स्क्वायर। आपको केवल al पाना है तो इसको आप स्क्वायर रूट में सजा देंगे, तो al की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3a आ जाएगी। तो अगर कोई ऐसा समबाहु त्रिभुज जिसकी आपको साइड दिए हैं 2a, तो उसका जो शीर्षलंब होगा वो √3a, या उसको a√3 कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, a√3। तो a√3 का मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा। अगला हमारा जो प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 10 के लिए जरा बात करते हैं। तो चलिएगा, क्या लिखा हमारे प्रश्न संख्या 10 में? निम्नलिखित सारणी का माध्य आपसे पूछ रहा है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है तो आप समझते हैं कि ये हमारा जो डाटा है, जो आंकड़ा दिया गया है, उसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता है। अगर आपको माध्य बताना है तो एक आपको नया कॉलम बनाने पड़ेंगे पहले। तो चलिए कैसे बनाएंगे? ये वर्ग अंतराल है और इधर आपके पास बारंबारता है, बारंबारता है। वर्ग अंतराल में 1 से 3 है, और अगला है 3 से 5, और अगला है 5 से 7, और अगला है 7 से 9, और 9 से 11। फिर यहां पर बारंबारता इसकी 3 है, 2 है, 4 है, 2 है, और इसकी 3 है। क्या करना होगा? समांतर माध्य या केवल माध्य आप कह लीजिएगा, औसत माध्य, ये सब इसी के नाम हैं। अगर ज्ञात करना है तो हमारे पास एक फार्मूला होता है समांतर माध्य का। जब हमारे पास वर्ग अंतराल पता हो और बारंबारता है तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f। fx का मतलब जो बारंबारता है, और जो पद आएंगे आपके x पद है, पद कैसे निकालेंगे उस पद की हम लोग बात करते हैं। पहले हमने आपको फार्मूला समझाया ताकि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो इस वर्ग अंतराल से हम इसका मध्यमान बिंदु निकालेंगे बेटा। यही मध्यमान बिंदु ही हमारा क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। जब हमें x पता हो जाएगा तो हम एक नया कॉलम बनाएंगे f गुणे x का, और जब f गुणे x को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारे लिए बन जाएगा सिग्मा fx। और जब f है, ये बारंबारता f है, इसे जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारे लिए बन जाएगा सिग्मा f। तो सिग्मा f सिग्मा fx आपको मिल जाएगा। तो इसमें वैल्यू रखने से हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो चलिए मध्यमान कैसे निकालते हैं? जो लोअर लिमिट है और हाईएस्ट लिमिट है, इसको आप ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 1 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 3 5 8, 8 को 2 से भाग कर देंगे आपका 4 आ जाएगा। 7 5 12, 12 को 2 से भाग करेंगे 6, 7 9 16, 16 को 2 से भाग कर देंगे 8, 11 9 20, 20 को 2 से भाग कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ आप ऐसे 2 4 6 8, 2 2 का जो है चेंज है, 2 2 में अंतर है तो 2 2 बढ़ गया है। या फॉर x का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 8 दूनी 16, और ये 10 तिहाई 30। इन नंबरों को जोड़ देते हैं हम लोग, कितना आने वाला है? 8 और 6 14, 14 4 18, 18 2 20, और 4 24। 2 आएंगे, 2 2 4 1 5। एक बार जरा इसके जोड़ को फिर से चेक करते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 2 20, 4 24 2, 2 2 4 1 5 3 8, 84 आएगा। अब हम सिग्मा एफ की बात कर लेते हैं। 3 2 5 4 9, और 2 11, और 11 में 3 और जुड़ जाएगा 14। यहाँ पे रख दिया जाए सिग्मा एफ एक्स का मान 84 और ये वाले का मान 14। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 छंग 84।
तो इस प्रश्न में जो हमारा समांतर माध्य आया है बेटा वो कितना आ जाएगा 6। 6 का मतलब ऑप्शन आपका डी सत्य हो जाएगा। इसमें आपको फार्मूले के आधार पर बात करनी है कि हमको क्या क्या निकालना पड़ता है। इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के लिए। 11 नंबर पे लिखा हुआ है साइन 27 डिग्री और बटे कॉस 63 डिग्री का मान होगा। तो वैसे तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये पूरक कोण के लिए तो नहीं है, लेकिन ऐसे देख सकते हैं आप आया है तो ये 27 और 63 का योग बेटा 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए करना क्या होता है, किसी एक को आप उसके पूरक वाले में बदल दीजिएगा। यानी आप चाहे पहले वाले को अंश वाले को चाहे हर वाले को, कैसे बदलना मतलब साइन 90 माइनस, आपको अंश वाला चेंज करेंगे तो ये एंगल माइनस हो जाएगा, यानी ये एंगल माइनस करने से 27 आएगा। और अगर आप ये वाला चेंज करेंगे तो 90 माइनस अंश वाला एंगल माइनस करेंगे तो 90 से अगर आप बाहर 63 घटा लेंगे तो 27 ही आएगा। अपान cos 63 लिखा है। ऊपर जो लिखा है साइन 90 माइनस 63, ये हमारा एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन 90 माइनस थीटा ये cos थीटा के इक्वल होता है। cos थीटा का मतलब बेटा cos 63 हो जाएगा यहाँ, और अपान में ऑलरेडी लिखा है cos 63, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी हमारा 11 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर की बात देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि cos a की वैल्यू √3/2 के इक्वल है तो sin 2a की वैल्यू बताना है। इसका भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। cos a आपको कितना दिया गया, √3/2, तो हमको sin 2a की वैल्यू बताना है। तो यहां से पहले अगर ये किसी विशेष एंगल का मान है तो आप निकाल लेंगे, जब नहीं होगा विशेष एंगल का तो उसके लिए फिर से आपको तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल एक नंबर में सिंपल ही आएगा। तो cos a, तो इधर cos के कितने का मान √3/2 होता है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 30 डिग्री। अगर a की वैल्यू 30 डिग्री आ गई तो अब आप sin 2a का मान आराम से बता सकते हैं। sin 2 और एंगल में a की जगह पर 30, तो कुल मिलाकर हो जाएगा sin 60, और sin 60 की वैल्यू सबको पता है √3/2, तो √3/2 यानी हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। 12 नंबर के बाद 13 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं कि 13 नंबर पे क्या कह रहा है प्रश्न। 13 नंबर पे कह रहा है 1 + tan² a अपान 1 + cot² a, 1 + tan² a अपान में 1 + cot² a की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो एक नंबर के हिसाब से आप चाहे तो इसको tan को sin cos बदल सकते हैं, cot को cos sin बदल सकते हैं, पर थोड़ा एक नंबर में आपको समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है sec² थीटा माइनस के tan² थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो अगर यहाँ से आप sec² थीटा को रोकेंगे तो 1 + tan² आ जाएगा, 1 + tan² थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ a लिखा है बेटा, तो sec² a बन जाएगा अपान। अब वैसे ये वाला भी फार्मूला है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अगर आप यहाँ से cosec² को रोकेंगे तो 1 + cot² a, 1 + cot² a, cosec² a उल्टा कह सकते हैं हम लोग, तो ये cosec² a। ऑप्शन में अभी आपको एक एक ही नाम नजर आ रहा, तो क्या करना पड़ेगा, cosec² है। सेक को आप व्युत्क्रम वाले में बदल दीजिएगा, सेक का व्युत्क्रम कितना होता है 1/cos, और काशेक का व्युत्क्रम होता है 1/sin। तो जब स्क्वायर है यहां पर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, sec² a की जगह 1/cos² a बाई, और cosec² a की जगह 1/sin² a। इसे आप जब पलट देंगे तो पलटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1/cos² a इंटू sin² a/1, sin² a/cos² a। इसे आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर एक फार्मूला होता है sin a में cos a, स्क्वायर लग गया इसमें तो ये हो जाएगा बेटा tan² a। तो tan² a हमारा कोई ऑप्शन होगा,
कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो उम्मीद करते हैं कि 13 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। कह रहा साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होगा जब a बराबर है। तो इसके लिए कैसे लगाया जा सकता है देखिएगा, चाहे आप ऑप्शन से लगा सकते हैं और या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा। 14 नंबर साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a दिया है, तो आप साइन 2a का एक फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कास a और इक्वल टू होता है उधर 2 साइन a। जब आप काश a निकालेंगे तो ये 2 साइन a कैंसिल आउट होने के कारण उधर 1 बचेगा, तो कास a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अगर कहा जाए 1 कास के कितने डिग्री का मान होता है, जो मुख्य कोण आपके यहाँ है, तो 1 कास 0 का मान होता है, तो ये कास 0 तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी। यानी आपका ऑप्शन ए वाला सत्य है। इसको और भी चाहे आप ऑप्शन से लगा दीजिएगा, एक बार आप इधर वाले में a का मान 0 भर दीजिएगा, इधर भरिएगा तो भी आपका इक्वल आ जाएगा। इधर साइन 0 का मान 0, इधर साइन 0। 30 के लिए रखेंगे तो 30 के लिए वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, 45 के लिए नहीं इक्वल आएगी, 60 के लिए भी इक्वल नहीं आएगी। तो इस तरह भी किया जा सकता है, बाकी हमने आपको ऐसा बताया। चलिएगा दोस्तों, आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 के बारे में बात कर लेते हैं। 15 नंबर लिखा हुआ है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। अब आपको वृत्त का चतुर्थांश पहले समझ में आना चाहिए। ये आपका बेटा एक वृत्त है, चतुर्थांश के लिए आपके पास x अक्ष और y अक्ष, इस वृत्त को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया इसने, तो ये बन गए 4 आपके भाग जो कि कहलाते हैं चतुर्थांश। अब अगर ये चतुर्थांश है तो इसके चतुर्थांश का, यानी एक पार्ट के बाद का नाम है चतुर्थांश, तो उसका क्षेत्रफल, चाहे इसका आप बताएं, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, अगर आपको पता है तो ये वाली जो डिज़ाइन बनेगी चारों में से, चारों की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास 2 त्रिज्याएं हैं और ये उसका एक जो चाप है, चाप का भाग x और y, तो इतना जो हमारा हिस्सा है बेटा ये त्रिज्य खंड है। तो जब त्रिज्य खंड है तो आपको पता है कि ये वाला त्रिज्य खंड, तो ये भी त्रिज्य खंड, ये भी त्रिज्य खंड है। यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करते हैं तो ये 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा। x अक्ष और y अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। तो अगर हम आपके लिए जब कभी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछता है, चतुर्थांश के लिए, तो डायरेक्टली फार्मूला जान सकते हो। बाकी ये अभी आप समझ लेते हो कि ये अगर त्रिज्य खंड बना रहा है तो त्रिज्य खंड का भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितना है? 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो हमारे समझाने का थोड़ा सा मतलब है कि अगर आपके पास डायरेक्ट में एक नंबर का तो प्रश्न है ना, समय ज़्यादा लेना नहीं। चतुर्थांश के क्षेत्रफल की बेटा बात करें तो आप फार्मूला लर्न कर लीजिएगा कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। कहाँ से ऐसे आएगा? अब आपको प्रश्न में आर की वैल्यू समझना है, अगर क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में आर के रूप में उत्तर है नहीं तो हमें आर रखना पड़ेगा। आर भी डायरेक्टली पता नहीं है। पाई की वैल्यू तो ना दी होने पर 22/7 रखेंगे हम लोग। तो करेंगे क्या हम लोग? आर के लिए काम करने वाले हैं। आपको परिधि दिया गया है तो हम जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि है वो कितने की इक्वल होती है? 2 पाई आर। परिधि या वृत्त का परिमाप ये होता है 2 पाई आर 22 दिया है। अगर हम पाई की वैल्यू रख दें 22/7 और आर की जगह पर आर, ये 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। आर को रोकेंगे, 7 आपके पास डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, भाग में, उधर गुणा में, और ये 2 गुणा में है, उधर भाग में हो जाएगा। आर का मान कितना आ गया? 7/2। और ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 में अब आप वैल्यू रखवा दीजिएगा। 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, बटे में 4 है। उसको अगर आप थोड़ा सा इस तरह समझ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बटे में 4 है वो, चाहे 2 के साथ थोड़ा और आगे लगा दो, हमने ऊपर 1 लगा दिया है। 22/7, 7/2 को गुणा में 2 बार लिख दीजिएगा और 1/4। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला आपके पास जो 2 है इससे 22 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 और नंबर तो कैंसिल आउट होंगे नहीं। 11 को 7 में मल्टीप्लाई, 11×7=77 हो जाएगा, 2 चौके 8। क्षेत्रफल है तो मात्रक में वर्ग लगाकर मीटर या सेंटीमीटर दिया है तो वो, नहीं तो मात्रक या इकाई लिखा जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी परिधि सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसका 77/8 वर्ग सेंटीमीटर
या इसी को आप सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, ये आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न संख्या 15 उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बात करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें आप ऑप्शन अपना ढूंढ ही लेंगे ना, कौन सा था, सी ऑप्शन। 16 नंबर, 16 नंबर में कह रहा कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल आपने देखा होगा ना, दवाई लेने जाते हैं हम लोग तो कहते हैं कैप्सूल वाली है, टैबलेट होता है। तो कैप्सूल की बनावट कह रहा संयोजन है और आपको ऑप्शन दिया। तो बस सिंपल सा पहले कैप्सूल समझ लेते हैं कि कैसे होता है। कैप्सूल में एक ऐसे डिजाइन बनी होती है और इधर से थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा बड़ा कैप्सूल बन गया है, आप समझेंगे इसको। ये तो अगर इसको हम पहचानने की कोशिश करें तो ये एक बेलन है और ये दो हमारे जो हैं बेटा अर्धगोले हैं। तो बस कैप्सूल किनका संयोजन है, किन से मिलकर बनता है, तो आप कह देंगे कि एक बेलन से और दो अर्धगोलों से। ऑप्शन में एक अर्धगोला भी दिया है तो ध्यान से देखना होगा, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों से। एक बेलन है और ये दो आपके अर्धगोले हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको माध्य, बहुलक और माध्यक, माध्य यानी समांतर माध्य, बहुलक और माध्यक का नाम माध्यिका भी होता है। ये तीन चीजों में से कोई दो चीजें बेटा पता हो, तीसरी ना पता हो तो आप एक फार्मूला याद करेंगे। ये फार्मूला भी आपको कई बार पेपर में पूछा गया है। क्या याद कर लेंगे, बहुलक से याद करेंगे तो हमें लगता है सीधा याद होगा, नहीं तो बटा में याद करना पड़ेगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य या समांतर माध्य। अब आपसे जो कुछ पूछ रहा है उसको वही रहने देते, शेष की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। माध्य, माध्य का मतलब ये, बहुलक, बहुलक का मतलब आपके पास बाद वाला वैल्यू बहुलक का है और पहले वाला माध्य का है। तो 32 और 35, बहुलक की जगह 35। 3 गुणे माध्यिका आपको बतानी, तो माध्यिका की जगह पर माध्यिका, और ये वाला माइनस के 2 गुणा माध्य, पहले वाली वैल्यू माध्य की है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर 35 रहने देते हैं, 3 गुणे माध्यिका भी रहने देते हैं बेटा। अब 2 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 और 35 हमारे नंबर हैं, एक तरफ ट्रांसपोज कर लिया जाए। 35 प्लस 64 इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका। अब ये वाला जोड़ देंगे, 5 4 9, 6 3 9 1 10 बराबर 3 गुणे माध्यिका। केवल अगर आपसे माध्यिका कहा जाए तो 109/3। आप क्या करेंगे, 109 को बेटा 3 से भाग कर देंगे तो जो माध्यिका का आपको आंसर मिलने वाला है वो माध्यिका का आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 109/3, 3 त्रिका 9, एक बार इसको जोड़ को चेक करते हैं, 5 4 9 और 6 3 9, 99, और 99 को आप 3 से भाग कर देंगे तो माध्यिका का रिजल्ट कितना मिल जाएगा आपको, 33। 99/3 33 आपका विकल्प नंबर आपका डी सत्य होगा। आगे बात करेंगे हम प्रश्न संख्या आते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। केवल बहुलक वर्ग पूछा है, आपको बहुलक वर्ग जानना हो, समांतर माध्य जानना हो तो इसके नियम को आपको पूरे कंप्लीटली तैयार रखना है। तो चलिएगा 18 नंबर यहाँ है, ये प्रश्न रहा आपका 18, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। कैसे जानना है बहुलक वर्ग, सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। 0 से 5 वाले वर्ग अंतराल की 8 है, 5 से 10 वाले की 7 है। तो ऐसे जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बारंबारता 19 की है। वह कौन से वर्ग अंतराल की है, 15 से 20 की है। तो यहाँ ऐसे आप समझ सकते हैं, हम लिख देते हैं, यहाँ 15 से 20 के वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। अगर इसके वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है तो हम कह सकते हैं तब कौन हमारा बहुलक वर्ग होगा, तब 15 से 20 जो है बहुलक वर्ग होगा।
बहुलक वर्ग होगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो हम ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा आपका। सीधे वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, कोई केवल OMR पर आपको गोला ही करना होगा, इसे लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप रफ में अपना नहीं आता तो कुछ करिएगा। 19 नंबर आएंगे, दो पाशों को एक साथ उछालने पर दोनों पाशों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। प्रायिकता का क्वेश्चन है, कैसे लगाना है। जब दो पाशे हम लोग उछालेंगे तो दो पाशों पर टोटल रिजल्ट आपको पते होना चाहिए। कितने आएंगे? दो पाशे को एक साथ उछालने पर 36 परिणाम आएंगे। कैसे? आप समझ भी सकते हैं ना, कि जैसे पहले वाले पर बेटा 1 आया, फिर अगले वाले पर भी 1 आएगा, फिर पहले वाले पर 1 ही रहे, अगले वाले पर 2 आए, फिर पहले वाले पर 1 ही रहे, अगले वाले पर 3 आए। ऐसा होते होते पहले वाले पर बीच में 4 5 और लिखा है, आप समझिएगा। और ये 1 6, 1 पहले पर था, शेष चेंज होते गए। अगले बार हम फिर चेंज कर सकते हैं कि अगले पर अगली बार में मान लीजिए 2 1 है, ऐसे 2 2 है, 2 3 है, डाट डाट आप करके 2 6 हैं। फिर 3 के लिए करेंगे 3 1 3 2, फिर 3 3, फिर आपके पास 3 4 3 5। आप बीच में जो लिखे उसको समझ जाइए कि लिखा हुआ है। ऐसे बेटा 4 के साथ करेंगे 4 1 4 2 4 3, और ऐसा करते हुए 4 6। 5 के साथ आएंगे 5 1 5 2 5 3, और ऐसा फिर 5 6। फिर 6 के साथ आएंगे 6 1 6 2 6 3, और फिर ये 6 4 6 5, और ये 6 6। इनको टोटल जो बीच में ब्लैंक रख के इनमें आप समझेंगे 2 2 हमने ले लिखे, तो सब काउंट कर लेंगे अगर आप। तो ये टोटल जो हमारे किसी घटना में कुल परिणाम होते हैं बेटा, उनको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। तो नंबर आप S 36 हो जाएंगे। 2 बार फेंका गया, 1 बार फेंकने पर 6 परिणाम आएंगे, 2 बार फेंकने पर 6 का स्क्वायर 36 परिणाम आएंगे। अब किसके लिए बात कर रहा है? प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो। कहाँ कहाँ 10 आने वाला है? पहली लाइन में तो किन्हीं का योग 10 नहीं आएगा, किसी का योग। दूसरे में भी नहीं आएगा, तीसरे में भी नहीं आएगा, 3 और 6 का योग 9। हाँ, चौथे में शुरू हो जाएंगे आपके 10 आने का। प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो। एक तो 4 और 6 होगा। अगर इसमें आएंगे तो 5 3 के बाद हमने 2 नंबर जो लिखे नहीं है, 5 4 5 5। तो कह रहा है कि 10 होना है तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 2 हो गए अब तक। अगर इसमें आएंगे आप तो इसमें भी एक नंबर मिल जाएगा, 6 3 के बाद 6 4। तो 1 2 3, 3 ऐसे नंबर हैं जिनका योग कितना रहा? 10। तो हमारे जो अनुकूल परिणाम है जिनके लिए हमें बात करनी है, उसकी संख्या बेटा कितना है? 3। 10 इस पर आएगा, 10 यहाँ आएगा और 10 यहाँ आएगा। तो अगर हम प्रायिकता की बात करें तो हमारा प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना दिया गया है बेटा? 3, और कुल कितने हैं? 36। आप इसको क्या करिएगा? कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 1/12। 1/12 का मतलब बेटा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा विकल्पी में से 20 नंबर विकल्पी आखिरी क्वेश्चन है बेटा। क्या करते हैं? एक पाशे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासा है, पाशे में कितने रिजल्ट होते हैं आपको पता है? 1 2 3 4 5 6, इतने संभावित रिजल्ट है। तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6। आप कह रहा पाशे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होना है। पहले तो आप टोटल परिणाम की संभावना करेंगे तो 6 होगा, लेकिन उसने जो पूछे हैं वो केवल सम संख्या प्राप्त होने, जिसके लिए कहेगा वो अनुकूल परिणाम होंगे। कितने अनुकूलित बात होंगी? सम संख्या आ जाए, ये सम है, ये सम है, और ये। तो टोटल सम नंबर हमारे 3 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3। तो प्रायिकता का फार्मूला है कि P ऑफ E बराबर नंबर ऑफ E बटे नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E 3 है, नंबर ऑफ S 6 है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 1/2। 1/2 का मतलब ऑप्शन आपका सी वाला सत्य है। तो ये आपके 20 विकल्पी थे। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। इसके आगे के क्वेश्चनों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।